जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्पार्क अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज फिर से एक बार हम लोग शुरू करते हैं बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सेट नंबर 3। पहला क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। इसमें दिया हुआ है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, यानी बी को अगर हम मान लेते हैं एक्स, बी का हो गया हमारा x, तो a का कितना हो गया, a का हुआ x इंटू 1 माइनस 25/100। ठीक है, तो x क्या हो गया हमारा, a का गुना 75/100 यानी 3x/4। ये किसका हो गया हमारा, a का वेतन। अब पूछ रहा है, अब क्या सवाल में पूछ क्या रहा है, b का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो इसमें अधिक मतलब अंतर निकालते हैं। कैसे होगा, x माइनस 3x/4 यानी x/4। ये जो हो गया हमारा x/4, b का वेतन जो है a के वेतन से x/4 गुना ज्यादा है। ठीक है, अब इसका प्रतिशत निकालते हैं। अब इसमें दिया हुआ है, इसका प्रतिशत निकालना है किस तरह से, x/4 इंटू 100 अपॉन ए का वेतन, यानी ए के तुलना में ए के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है हमारा। तो ए का हमारा कितना है 3x/4। ठीक है, अब इसको निकाल देते हैं, x/4 इंटू 100, 4 ऊपर चला जाएगा इंटू 4 और 3x तो नीचे ही रहेगा, 3x, 4 से कैंसिल आउट हो गया, x कट गया। अब कितना होगा 100/3 यानी 33.1/3% आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। दूसरा सवाल है, एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, उसे यदि निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता तो 10% हानि होती। तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना का लाभ होगा। ठीक है, इस तरह के सवाल में हम करते कैसे हैं, देखिए मान लेते हैं निर्धारित मूल्य, निर्धारित मूल्य हम इसको x मान लेते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या बता रहा है, निर्धारित मूल्य का 2/3 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य हो गया हमारा निर्धारित मूल्य का 2/3, कितना हो गया हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहा है कि 2/3 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो हानि बराबर 10%, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, हमारा क्रय मूल्य कितना निकलेगा, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य निकालने का एक फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य अपॉन 1 माइनस हानि बटे 100। ठीक है, इस पर हम डालते हैं तो हमारा निकल जाएगा क्रय मूल्य, यानी 2x/3 अपॉन 1 माइनस 10/100 बराबर 2x/3 गुने 100/90। ये हो गया हमारा 20x/27। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। क्या हो गया, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा हो गया 20x/27। तो इस पर पूछ रहा है तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना का लाभ होगा। निर्धारित मूल्य कितना था, x था, और इसी पर बेचते हैं तब हमें कितना का लाभ होता है। इस हिसाब से हमारा ये हो गया, हमारा क्वेश्चन के अनुसार हो गया हमारा x विक्रय मूल्य और ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी x माइनस 20x/27, 27x माइनस 20x/27
7x/27 का हमको लाभ हो गया। ये क्या हो गया हमारा लाभ, 7x/27 हमारा लाभ हो गया। अब पूछ रहा है क्या, लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो लाभ का प्रतिशत किस तरह से निकाला जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 यानी 7x/27 गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है 20x/27। क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 20x/27। तो 20x/27, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 7x/27 गुने 100। अब ये 27 ऊपर आ जाएगा गुने 27, और ये जो 20 है नीचे ही रहेगा। 20x, x कैंसिल हो गया, ये 27 कैंसिल हो गया, 20 से 100 कैंसिल चला गया, यानी 7 गुना 5 बराबर 35% का हमारा लाभ हो रहा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 35%। अगला सवाल है, यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 में बेचता है, एक पर उसे 15% का लाभ होता है परंतु दूसरा पर 15% का हानि होता है, तदनुसार पूरे व्यापार में उसे लाभ या हानि हुई। यानी इसमें पूछा जा रहा है कितना लाभ या फिर कितना हानि हुआ है। इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो सोच लेना है, अगर 2 वस्तु बेचा जा रहा है, दोनों को सेम रेट पर बेचा जा रहा है और एक पर 10% का एक्स अमाउंट का फायदा होता है तो दूसरे पर एक्स अमाउंट का घाटा होता है, तो इस तरह के सवाल में हमेशा व्यापारी को घाटा ही घाटा होगा। इसका और इसमें पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत का लाभ या फिर हानि होगा, तो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर इसका एक ही फॉर्मूला होता है। चूंकि तो हम जानते हैं कि इसमें हानि होता है तो इसलिए प्रतिशत हानि बराबर जितना का लाभ या हानि होता है, यानी इसमें कितना दिया हुआ है 15 का स्क्वायर बट्टे 100, यानी 15 225 बट्टे 100 बराबर 2.25% का उसको हानि होगा। इस बात को जरा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल में हमेशा हानि ही होता है, लाभ का कोई गुंजाइश भी नहीं होता है। अगर इसको आप लंबे तरीके से सॉल्व करके भी देखेंगे तो वो भी लगभग 2.25 के आसपास ही आता है, जो हानि ही होगा। अगला क्वेश्चन है, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री था, तदनुसार सोमवार को कितना तापमान था। तो इसमें दिया हुआ है सोम, मंगल, बुध, इसका औसत तापमान कितना दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर मंगल, बुध, गुरु, इसका औसत तापमान कितना दिया हुआ है 41 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें देखते हैं सोम, मंगल, बुध, इसका कुल तापमान कितना हो जाएगा 40 गुने 3 बराबर 120 डिग्री सेल्सियस, और इसका मंगल, बुध, गुरु, इसका कुल तापमान कितना हो जाएगा 41 गुने 3 यानी 123 डिग्री सेल्सियस। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है गुरुवार का तापमान 40 डिग्री है। गुरुवार को तापमान कितना था 42 डिग्री। गुरुवार को कितना था 42 डिग्री। तो पूछ रहा है सोमवार का तापमान कितना होगा। अगर मंगल, बुध, गुरु में से अगर हम 42 को घटा देते हैं तो बचता है हमारे पास कितना मंगल और बुधवार का तापमान। इसमें घटा करके देखते हैं, मंगल प्लस बुध, इस दोनों का कितना हो जाएगा 123 माइनस 42 यानी 81 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब यहाँ पर देखिए मंगल और बुध का तापमान 81 डिग्री है, यानी मंगल और बुध का तापमान 81 डिग्री है। सोम, मंगल, बुध तीनों का तापमान 120 डिग्री है, और सवाल में पूछ रहा है कि सोम का तापमान कितना है।
तो 120 में से मंगल और बुध का तापमान हम निकाल देते हैं, तो हमारे पास बचता कितना है, सोम का तापमान। तो कितना होगा सोम का तापमान, 120 माइनस मंगल और बुध का तापमान। मंगल और बुध का तापमान कितना दिया हुआ है, 81 डिग्री, 81 डिग्री सेल्सियस, 81 बराबर 9, 11 में से 8, कितना हो गया हमारा 39 डिग्री सेल्सियस। कब का तापमान है ये, सोमवार का तापमान, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला सवाल है, यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी के घर में चीनी की खपत कितनी प्रतिशत बढ़ जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं चीनी का मूल्य कितना है, मान लेते हैं चीनी का मूल्य कितना है, चीनी का मूल्य 10 रुपया में 1 केजी चीनी मिलता है। 10 रुपया में हमको कितना मिलता है, 1 केजी चीनी मिलता है। और घटता इसमें बता क्या रहा है, और मूल्य में गिरावट कितना हुआ है, 10%, यानी 10 में 10% का गिरावट हुआ है। 10 इंटू 1 माइनस 10/100, गिरावट होने से पहले चीनी का मूल्य था 10 रुपया प्रति केजी, और गिरावट के बाद कितना हो गया, 9 रुपया प्रति केजी। तो कितना रुपया गिरावट हुआ है, गिरावट हुआ है हमारा 1 रुपया का, यानी 10 माइनस 9 बराबर 1 रुपया का। तो जो है सो यही गिरा हुआ है, और इसी का हमको प्रतिशत मांग रहा है। तो इसका प्रतिशत कैसे निकलेगा, 1 गुना 100 बट्टे जो गिरावट होने के बाद का मूल्य है, यानी गिरावट होने के बाद का मूल्य हमारा कितना निकला, 9/9 बराबर क्या हो गया, 100/9, 11.1/9%, जिसका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है हमारा 11.1/9%। अगला सवाल है, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितनी फीसदी लड़कियां हैं। पूछ रहा है लड़की की संख्या कितनी है, लड़की कितनी है 32, और लड़का अनुपात लड़की, इस दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है हमारे पास, सॉरी लड़की और लड़का का अनुपात, लड़की और लड़का का अनुपात कितना है, 16:9। तो पूछ रहा है कि लड़की का प्रतिशत कितना है, तो मान से है लड़का की संख्या, लड़का का संख्या हमारा है x, तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16/9 बराबर 32/x लिख सकते हैं। 16x बराबर 32 इंटू 9, इसीलिए x बराबर 32 इंटू 9/16। x बराबर कितना निकला हमारा 18, और x कौन है, लड़का का संख्या है, लड़का का संख्या कितना हो गया 18। तो कुल संख्या कितना हुआ क्लास का, टोटल स्ट्रेंथ कितना हुआ क्लास का, कुल संख्या 18 + 32 यानी 50। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि लड़की का प्रतिशत कितना है, तो लड़की का प्रतिशत निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, लड़की की संख्या गुने 100 बट्टे कुल संख्या बट्टे 50, कट गया 2, यानी उस क्लास में टोटल 64% लड़की है, जो ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है। अगला सवाल है, एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है, तदनुसार पूरे कपड़े में कुल कितने पीस बनेंगे। तो सिंपल है, कैसे होगा देखिए,
1 मीटर में कितना पीस काटता है? 8 पीस। तो 37.5 मीटर में कितना काटेगा? 8 गुने 37.5 बराबर 8 की जो हासिल 4 68 68 56 4 60 की जो हासिल 6 38 24 36 300 देख लीजिए। तो 300 पीस बनेंगे। 300 पीस बनेंगे तो ऑप्शन में देख लेते हैं। 300 किसी में भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। अगला सवाल दिया हुआ है, एक बंदर गोलाकार खंभे जो 21 मीटर ऊंचा है पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है, लेकिन अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। बंदर को खंभे की चोटी में पहुंचने में कितना समय लगेगा? इसको जरा ध्यान से देखिएगा, हम आपको समझा देते हैं। पहला मिनट में 6 मीटर ऊपर जाता है, यानी मान लीजिए ये खंभा है, ये खंभा है हमारा। पहला मिनट में 6 मीटर ऊपर तक गया, यहाँ तक आ गया पहला मिनट में। और दूसरा मिनट में क्या हुआ कि वो 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। 3 मीटर नीचे फिसल गया, फिर फिसल करके यहाँ पर आ गया। यानी इस तरह से देखा जाए तो 2 मिनट में वो कितना मीटर ऊपर गया है? मात्र 3 मीटर। कितना मीटर गया है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 मीटर। ठीक है, तो सवाल को कुछ इस तरह से हम बनाते हैं। क्योंकि 3 मीटर जाने में उसको कितना का समय लगता है? 2 मिनट लगता है। तो 1 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? 2/3 मिनट। और इसीलिए 21 मीटर जाने में इसको कितना का समय लगेगा? 2/3 गुना 21, 3 से कट गया 7, यानी 14 मिनट। 14 मिनट। कितनों को लगता है, आप लोगों में से कितना को ऐसे लगता है कि 14 मिनट इसका सही जवाब है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन तब तक हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 मिनट तो आंसर आ गया है, लेकिन लाल कलम से इसको काट दीजिए आराम से। सवाल गलत है। जरा वीडियो को पॉज करके सोचिएगा कि सवाल गलत क्यों हुआ, कि 14 मिनट इसका आंसर क्यों नहीं आया। तब तक हम आगे चलते हैं, इसको इसी साइड रहने देते हैं। अब इस साइड में आकर के देखिए, पहला मिनट में 6 मीटर ऊपर जाता है, फिर दूसरा मिनट में 3 मीटर नीचे आ जाता है। तो सबसे आखिरी मिनट का सोचिए, सबसे जो लास्ट मिनट होगा उसका सोचिए। यानी 21 में से हम 6 घटा देते हैं, 15 मीटर बचेगा। क्यों हम 21 में से 6 क्यों घटाए हैं? क्योंकि जो लास्ट मिनट होगा, एक बार जब खंभा के ऊपर पहुंच गया तो वहां से बंदर के द्वारा नीचे खिसकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसीलिए जो लास्ट मिनट का जो मोमेंट है उसको बहुत ही क्रूशियल है और उसको ध्यान में रखना होगा। जो लास्ट मीटर है उसमें से 6 घटा देंगे। ऊपर चढ़ने का और फिसलने का कार्यक्रम जो होगा बंदर का, वो सिर्फ और सिर्फ 15 मीटर तक ही होगा। 15 मीटर से लेकर के 6 मीटर ऊपर चला गया। जब ऊपर पहुंच गया फिर वहां से वो पीछे आ ही नहीं सकता है। जब वहां पर पहुंच गया तो फिक्स है। तो इसीलिए हम इस तरह से अब देखते हैं। क्योंकि 3 मीटर जाने में उसको कितना लगता है? 3 मीटर जाने में उसको कितना लगा था? यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए थे, 2 मिनट लगता है। इसीलिए 1 मीटर जाने में 2/3, इसीलिए 15 मीटर जाने में 2/3 गुना 15, 10 मिनट। 15 मीटर जाने में उसको 10 मिनट लगा। और फिर जो लास्ट का जो 6 मीटर बाकी था, ये जो 6 मीटर बाकी था, इस 6 मीटर को ट्रेवल करने में उसको सिर्फ और सिर्फ 1 ही मिनट लगता है। तो इसमें टोटल में से हम 10 + 1 जोड़ देते हैं, यानी 11 मिनट में जो बंदर है खंभा के ऊंची चोटी पर पहुंच जाएगा। यही इसका आंसर होगा, 11 मिनट, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला सवाल है, यदि ए बी सी के बीच 680 को इस प्रकार से विभाजित किया जाए जिसमें ए को बी का 2/3 मिले और बी को सी का 1/4 मिले, तो उसे क्रमशः कितने राशि मिलेंगे? देखिए इसमें सिंपल सा सवाल दिया हुआ है। क्या होगा कि मान लो कि
सी का हिस्सा कितना हुआ x। c को हम x देते हैं तो b को कितना मिलेगा, b का हिस्सा कितना हुआ c का 1/4 यानी x/4। इसी हिसाब से a का कितना मिला, b का 2/3 मिल रहा है यानी x/4 इंटू 2/3 कैंसिल आउट हो गया यानी x/c। अब देख लीजिए हमको c का x है, b का x/4 है, a का हमारा x/c दिया हुआ है और तीनों को मिलाकर के कितना होता है 680। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस b प्लस c बराबर इतना हुआ। तो a कितना हो गया हमारा x/6 प्लस x/4 प्लस x, a b c बराबर 680। 2x प्लस 3x प्लस 12x बराबर 680। एक मिनट, 2x 3x हाँ सही, 17x/12 बराबर 680। 17x बराबर 680 गुने 12 और इसीलिए x बराबर 680 गुने 12/17। 17 चौके 68, 40 मरतबे चला गया, मर चौके 48, 480। x का वैल्यू हमको कितना निकला है, x बराबर 480 है। और यहाँ पर देख लीजिए c का हिस्सा कितना हुआ, x बराबर 480। b का हिस्सा कितना होगा 480/4 यानी 120। a का हिस्सा कितना होगा x/6 यानी 480/680। ठीक है, a बराबर a 80, b 120, c हो गया हमारा 480। यही होगा इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। इसमें क्लियर बता रहा है कि दो संख्या है, पहला संख्या है हमारा x तो दूसरा संख्या हमारा क्या होगा y। अब क्या बोल रहा है कि x में यानी किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का यानी x में y का 20% जोड़ देने से x में 50% का वृद्धि हो जाता है। देखिए कैसे बनेगा इक्वेशन इसका, x प्लस x में y का 20% जोड़ते हैं, y गुना 20/100। तो बता क्या रहा है कि इस संख्या में x में 50% का वृद्धि होता है यानी x इंटू 1 प्लस 50/100 हो गया 50% का वृद्धि। इक्वेशन बन गया हमारा, x प्लस काट देते हैं y/5 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3x/2। इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना आएगा 3x/2। y/5 इक्वल्स टू 3x/2। इस x को हम LHS से RHS में लेकर के आए हैं तो -x। y/5 इक्वल्स टू, इसको करते हैं तो हमारा होता है क्या है x/2। 5x इक्वल्स टू कोना कोनी गुना कर दिए हैं 2y। अब पूछ रहा है दोनों संख्या का अनुपात यानी y/x बराबर y/x बराबर क्या हो जाएगा 5/2 यानी y/x बराबर 5/2। ये होगा हमारा आंसर जो हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है 5/2। अगला सवाल क्या बता रहा है, अगला सवाल है 3 कार की गति का अनुपात 2:3:4 है। तदनुसार उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात कितना होगा।
मान लो कि डिस्टेंस तो उसका सेम दिया हुआ है, यानी दूरी बराबर x किलोमीटर, और उसके चाल का अनुपात कितना दिया हुआ है, चाल का अनुपात, चाल का अनुपात क्या है, 2:3:4। और सवाल में पूछ क्या रहा है, समय का अनुपात, तो समय क्या निकलेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी x/2। फिर इस तरह से ये हो गया हमारा पहला कार्य के लिए, x/3 हो गया हमारा दूसरा कार्य के लिए, x/4 हो गया हमारा तीसरा कार्य के लिए। तीनों कार्य का समय निकल गया हमको, x/2, x/3 और x/4। और पूछ क्या रहा है, समय का अनुपात। तो इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो इसमें करना क्या होगा, अनुपात निकालने, रेशियो निकालने के लिए इसका फैक्टर जो है, इस फैक्टर को तोड़ना होगा। यानी x/2 में अगर हम, और x/3, x/4, इसका फैक्टर तोड़ने के लिए हमको करना क्या होगा, इस तीनों में किसी एक संख्या से गुना करते हैं जो ऊपर में पूरा का पूरा फैक्टर टूट जाए। तो इसमें किससे हम गुना करते हैं, x/2 गुने 12, x/3 गुने 12, x/4 गुने 12। देखिए 6, 4, 3, तो हो गया हमारा इसका 6:4:3। यही होगा हमारा आंसर, और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 6:4:3। अगला सवाल है, एक कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। तदनुसार बी अकेले ही कार्य को करे तो कितना समय लगेगा उसको कार्य पूरा करने में। तो मान लो बी किसी कार्य को कितना दिन में करता है, x दिन में करता है, तो ए कितना में करेगा, ए 20 से 50% अधिक समय लेता है, यानी x × 1 + 50/100। बी x दिन लेता है तो a 3x/2 लेता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों एक साथ काम करेगा, यानी 1/x + 1/3x गुने 2। तो 1/x + 2/3x, 3x 3 + 2 5/3x। और इसको ये तो हो गया काम का हिस्सा, काम का भाग। तो इसको हम कर सकते हैं 5/3x, 5/3x भाग कितना दिन में करता है, 1 दिन में करता है, इसीलिए एक भाग कितना दिन में करेगा, 1/5/3x, यानी 3x/5 दिन। उसको दोनों को मिला, ए और बी दोनों को एक साथ काम करने में 3x/5 दिन का समय लगेगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से 3x/5 कितना दिया हुआ है, 18 दिन। दोनों एक साथ कितना दिन लगता है, दोनों को एक साथ काम करने में कितना दिन का समय लगता है, 18 दिन का। 3x/5 बराबर 18, 3x बराबर 18 × 5, इसीलिए x बराबर हमारा निकला 30 दिन। अब x किसका दिन है, b का है, यानी b लेता है उसी काम को करने में 30 दिन का समय लेता है। तो सवाल में भी पूछ रहा है कि b को कितना दिन का समय लगेगा, 30 दिन आंसर, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला सवाल है, एक नल टंकी को पानी से 2 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने से पानी के रिसने के कारण टंकी 2.1/3 घंटे में भरती है। तो उस हिसाब से टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी।
बहुत सिंपल सा सवाल है। टंकी को भरने में कितना घंटा का समय लगता है? 2 घंटा का समय लगता है। कितना? किस चीज के लिए? भरने के लिए। फिर 2.1/3 घंटा का समय लगता है भरने के लिए। कब? जब टंकी में छेद रहता है, यानी छेद रहता है तब छेद के साथ भरने के लिए। अब पूछ रहा है क्या कि टंकी पूछ क्या रहा है, उस रिसाव से टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो इसमें कुछ करना है नहीं, बस इसमें और इसमें से इसको घटा देना है। तो खाली होने में लगा समय, खाली होने में कितना समय लगेगा? 2.1/3 माइनस 2.1/3 माइनस 1/2। ठीक है, कितना हो गया हमारा? 3/7 माइनस 1/2। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 14 6 माइनस 7 यानी माइनस 1/14। कर लिया, गलती है। कितना है? -1/14। और खाली होने में कितना समय लगेगा? इसको हम 1 से भागा कर देंगे, यानी 1/14 घंटा। और ये माइनस इसलिए यहाँ पर लगा हुआ है क्योंकि टंकी से पानी खाली हो रहा है, इसलिए नेगेटिव में आएगा। अगर भरा था तो ये पॉजिटिव में आता ही आता, क्योंकि पानी खाली हो रहा है इसलिए नेगेटिव में है। तो इस नेगेटिव को हम नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो क्या हो गया? 1/14 घंटा में 1 भाग खाली होता है। ठीक है, सॉरी 1/14 भाग खाली होने में लगता है हमारा कितना? 1 घंटा। ठीक है, अब इसीलिए 1 भाग खाली होने में कितना लगेगा? 1/14 यानी 14 घंटा। इसका आंसर होगा हमारा 14 घंटा। उस छेद से पानी निकलने में कितना का समय लगेगा? 14 घंटा का समय लगेगा। अगला सवाल है, वह 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 एवं 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले सोचना क्या हुआ कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई? 9 9 9। ये हो गया हमारा 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या। और आगे क्या कह रहा है इसमें? इसमें क्या कौन सी बड़ी इसका ये कौन सी बड़ी संख्या है जो 12, 15, 18, 27 इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। बहुत सिंपल सा, इसका एलसीएम निकाल देते हैं 2 से। इसका एलसीएम निकलता है 540। अब इस 540 को इसमें से विभाजित करके देखते हैं कितना होता है। आठ मरतबे लगेगा। 0 8 चौके 32 की 2 हासिल 3 48 43 यानी 279। हमारा शेष कितना बच रहा है? 279, सॉरी 279। तो ये जो है 279, इसको क्या करते हैं इसमें से घटा देते हैं। तो बड़ी संख्या बराबर अभीष्ट बड़ी संख्या, अभीष्ट बड़ी संख्या बराबर 0 2 7 इतना।
9720, ये जो सबसे बड़ी संख्या है, इसमें अगर इन चारों से 12, 15, 18, 21, 27 से भागा देते हैं तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा। अतः आंसर होगा हमारा ये, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला सवाल है, एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटे में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को झुंड का आधा मिलता है, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5वां हिस्सा तथा चौथे को 7 गायें मिलती है। तदनुसार n का मान क्या है? तो किसान के पास टोटल नंबर ऑफ गाय कितना है, गाय की संख्या कितनी है, n है, और वो पहला बेटा को कितना देता है, पहला बेटा को कितना मिलता है, n/2, दूसरा को कितना मिलता है, n/4, तीसरा को कितना मिलता है, n/5, और चौथा को कितना मिलता है, 7। चौथा को कितना मिलता है, चौथा को 7 गाय मिलती है। तो इस दोनों का सम क्या हो जाएगा, n/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, n/2 जोड़ n/4 जोड़ n/5 जोड़ 7 बराबर, ये सारा का सारा क्या हो गया, किसके बराबर होगा, n के बराबर। n यहाँ पर क्या है, गायों की संख्या है, कुल गायों की संख्या। n क्या है, कुल गायों की संख्या, और कुल गाय कितना हो गया, पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा और चौथा, तीनों को मिला करके हमारा हो गया n। तो इसका हम एलसीएम निकाल कर देखते हैं। एलसीएम कितना लेते हैं, 20, 10n प्लस 5n प्लस 4n प्लस 140 बराबर n निकला। 10n प्लस 5, 10, 5, 15, 4, 19n प्लस 140 बटे 20 बराबर n, 19n बराबर प्लस 140 बराबर 20n, कोना कोनी गुना हो गया। इस n को इस साइड, इस 19n को अगर हम LHS से RHS मिलाते हैं तो कैसा होता है, देखिए 140 बराबर 20n माइनस 19n, 140 बराबर n। ये क्या हो गया हमारा, n का मान कितना निकला, 140, और n हम किसको बोलते हैं, गाय की कुल गायों की संख्या। तो इसमें सवाल में पूछ क्या रहा है हमसे, तो तदनुसार n का मान क्या है, यानी कुल गाय की संख्या कितनी है, तो 140 आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला सवाल है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे। इसमें कुछ करना क्या होगा, देखिए क्या दिया हुआ है, 48, 64, 90, 120 संख्या दिया हुआ है, और इसमें से क्या पूछ रहा है कि एक न्यूनतम संख्या है जिसमें इन सबसे भाग देने पर हमारा शेष कितना बचता है, 38, 54, 80, 110, इतना शेष बचता है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हमको करना क्या होगा, 48 दोनों का अंतर निकालते हैं, सबका अंतर निकालते हैं। अंतर कितना निकला, 10, 10, 10, 10। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेकर के देखते हैं, 48, 64, 90, 120। इसका एलसीएम लेते हैं, 24, 32, 45, 60, 12, 16, 45, 30, 6, 8, 45, 15, इस बार 3 से 1, 4,
15, 5, फिर लास्ट में 5 से 1, 4, 3, 1। तो इसका एलसीएम हमको कितना निकल गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 4 गुने 3। तो कितना निकलता है? 2 गुने 4 गुने 8 गुने 16 या 48। 48 गुने 4 या 12 5 60 बराबर 0। अच्छा के 48 के 8 हासिल 4 तो 24 80। कितना निकला हमको? 2880 निकल रहा है। अब इस 2880 में हम क्या करते हैं? अतः अभिष्ट संख्या क्या होगी? 2880 में अगर हम 10 घटा देते हैं, जो इसका और इसका अंतर निकला था 10, इसी को हम घटाएंगे तो कितना होगा हमारा? 2870 आंसर होगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 2870। इसी तरह से चलिए अगला सवाल। 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उसमें एक संख्या जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है? संख्या कितना है? 7 और इसका औसत कितना दिया हुआ है? औसत है हमारा 8। तो संख्या का कुल योग कितना निकला? योग कितना निकला हमारा? 8 गुने 7 यानी 56। अब आगे सवाल में क्या बोल रहा है? उस संख्या में एक संख्या को जोड़ दिया जाता है तब औसत हो जाता है 9। यानी इस 7 को अगर हम 8 बना देते हैं, यानी एक संख्या जोड़ करके इसको 8 बना दिए तो औसत हमारा कितना हो गया? औसत कितना हो गया हमारा? 9। तो कुल योग कितना निकला? 9 गुने 9 72। अब पूछ रहा है क्या हमसे कि जोड़ी गई संख्या क्या है? तब जोड़ी गई संख्या को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 72 में से 56 को घटा देना होगा। जोड़ी गई संख्या बराबर 72 माइनस 56 6 1 16। इसका आंसर क्या होगा? 16, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला सवाल है, किन्हीं दो धन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 35 और 385 है। यदि एक पूर्ण संख्या 77 है तो दूसरी पूर्ण संख्या क्या है? इसमें दिया हुआ है हमारा एचसीएफ भी दिया हुआ है और एलसीएम भी दिया हुआ है। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 35, एलसीएम है 385। पहला पूर्ण संख्या कितना है? पहला पूर्ण संख्या है हमारा 77। तो दूसरा पूछ क्या है? दूसरा पूर्ण संख्या। दूसरा पूर्ण संख्या का निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टे पहला पूर्ण संख्या। अब इस पे डाल देते हैं। एचसीएफ है हमारा 35, एलसीएम है 385 और पहला पूर्ण संख्या हमारा 77। 7 से 11 7 5 11 3 33 11 5 यानी 5 गुने 35। 5 से 25 की 5 हासिल 2 और 15 दूना 17 175 आंसर। इसका दूसरा पूर्ण संख्या कितना निकलेगा हमारा? 175, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।
अगला सवाल है 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती है। प्रथम तीन का गुणनफल 385 एवं अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगी? इसमें मान लो कि 4 अभाज्य संख्या क्या क्या है। 4 अभाज्य संख्या बराबर A B C D। इसमें क्या बोल रहा है? प्रथम 3 का गुणनफल कितना है? 385। प्रथम 3 का गुणनफल 385 है और आखिरी 3 का गुणनफल 1001 है। तो इसको हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। A B C बट्टे B C D 385 बट्टे 1001। BC कैंसिल हो जाएगा। BC कैंसिल हो गया। हमारा बचा क्या? A बट्टे D। और इसको करते हैं तो ये 5 से चला जाएगा और ये 13 से आएगा। कैसे? तो 77 पंचे 385 और 77 को 13 से गुना करते हैं तो हमारा आता है कितना? 1001। तो A बट्टे D बराबर कितना हो गया हमारा? 5 बट्टे 13। A का मान कितना निकला? 5। ठीक है। तो सवाल में पूछ भी है A बराबर कितना हुआ हमारा? 5। तो सवाल में हमसे पूछ भी रहा है प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो प्रथम अभाज्य संख्या हमारा हो गया 5, जो हमारा ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है। अगला सवाल है यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5 तथा C अनुपात D बराबर 6:7 है तो A अनुपात D का मान क्या होगा? देखिए A अनुपात B बराबर कितना दिया हुआ है हमारा? 2:3। B अनुपात C कितना दिया हुआ है? 4:5। C अनुपात D कितना दिया हुआ है? 6:7। ठीक है। इसमें हमसे पूछ क्या रहा है? तो A अनुपात D इसका मान कितना होगा, यानी A बट्टे D बराबर कितना होगा। तो इसको हम A अनुपात B और B अनुपात C, C अनुपात D को हम कुछ इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। A बट्टे B गुना, सबको एक साथ गुना करके देख लेते हैं। B बट्टे C गुना C बट्टे D बराबर क्या निकलेगा? 2/3 गुना 4/5 गुना 6/7। सबको एक साथ हम गुना कर दिए तो B कैंसिल हो गया, C कैंसिल हो गया। हमारा बचा क्या? A बट्टे D। A बट्टे D इधर देख लेते हैं। 3 दूने 6 इधर चला गया। A बट्टे D बराबर हमारा क्या निकला? 4 दूना 8 दूना 16/35। और सवाल में हमसे पूछ भी रहा था A अनुपात D कितना निकलेगा। A बट्टे D यानी A अनुपात D बराबर 16:35। यही होगा हमारा आंसर जो इसमें दिया हुआ है। जो हमारा ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है 16:35। अगला सवाल है एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है। उसकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा? महिला है, महिला को हम W से डिनोट करते हैं। महिला और गर्ल, उसकी पुत्री यानी गर्ल, दोनों का अनुपात क्या है हमारा? 5:1 है। ठीक है। और दोनों का औसत आयु कितना है? औसत आयु है 21 वर्ष। तो दोनों का कुल आयु क्या हो गया? कुल आयु हुआ 21 गुने 2 यानी 42 वर्ष।
और दोनों का रेशियो दिया हुआ है 5:1 में। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉमन रेशियो हम मान लेते हैं x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 5x प्लस x, यानी महिला का 5x और पुत्री का जो है गर्ल है x बराबर 42। दोनों के आयु का योग हमको हो गया 42। 6x बराबर 42, तो x बराबर 42/6 यानी 7। तो इस हिसाब से देखते हैं कि महिला का क्या निकलता है। महिला का आयु निकलता है, हमको कॉमन रेशियो x का मान 7 निकला है, तो महिला का आयु क्या होगा, वुमेन का 5 × 7, 35 वर्ष की महिला है। और पुत्री की आयु कितनी है, पुत्री की आयु का अनुपात 1 है और कॉमन रेशियो 1x है, तो x का मान यहाँ पर 7 निकला है, तो गर्ल का हो जाएगा 1 × 7 बराबर 7 वर्ष। दोनों का निकल गया। अब सवाल में आगे पूछ रहा है 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 वर्ष बाद महिला का आयु क्या हो जाएगा, इसमें +5 कर देते हैं, तो हमको क्या निकलता है 40 वर्ष। और 5 वर्ष बाद लड़की का भी आयु क्या होगा, +5 कर देते हैं यानी 12 वर्ष। तो दोनों के आयु का अनुपात W/G यानी 40/12, तो W/G यानी महिला का और उसकी पुत्री का के आयु का अनुपात 10:3 होगा आंसर, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 10:3। यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिला एक खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 महिला उसी खेत की कटाई कितने दिन में पूरी कर सकेंगे। इसमें दिया हुआ है या तो 12 पुरुष या 12 मेल या फिर 18 फीमेल, 12 मेल या 18 फीमेल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 12 पुरुष बराबर क्या हो रहा है 18 महिला, तो एक पुरुष बराबर क्या होगा 18/12 महिला। फिर आगे सवाल में दिया हुआ है हमारा क्या चीज कि 8 पुरुष, तो 8 पुरुष कितना होगा, 8 पुरुष बराबर 18/12 × 8। तो 8 पुरुष कितना महिला के बराबर हुआ है 12 महिला के बराबर। तब आगे सवाल में देख लीजिए क्या दिया हुआ है, 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं, तो कुल महिला की संख्या कितनी हो गई, 8 पुरुष का के इक्विवेलेंट जो 12 महिला है और एक अलग से 16 महिला, तो कुल महिला की संख्या कितना हुआ है 16 + 12 यानी 28। अब सवाल में क्या दे रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, 18 महिला कितने दिन में काम करती है 14 दिन में काम पूरा करती है, तो एक महिला कितने दिन में काम पूरा करेगी 14, ऑब्वियसली 18 महिला अगर 14 दिन में करती है तो एक महिला उससे ज़्यादा समय लगेगा यानी 14 × 18, इसीलिए 28 महिला 28 कितने दिन में करेगी 14 × 18/28, इसको काट देंगे तो 14 दूने 28, 2 9, यानी 8 पुरुष और 16 महिला मिल करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे 9 दिनों। 9 दिन हमारा आंसर होगा और ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। अगला सवाल है, यदि ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है तो बी एवं डी का गुणनफल क्या होगा। इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी, ये 4 विषम संख्या है और इसका औसत कितना दिया हुआ है हमारे पास 42। तो चारों संख्याओं का योग कितना होगा, योग कितना होगा चारों संख्याओं का 42 × 4 168। अब हमें विषम संख्या तो पता है नहीं, तो इसमें करना क्या होगा कि मान लेते हैं ए क्या है हमारा, ए बराबर x, तो b क्या होगा b बराबर x + 2। सिमिलरली
सी बराबर एक्स प्लस 4, डी बराबर एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6 क्यों किए इस यहाँ पर आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर मान लेते हैं पहला विषम संख्या हमारा 3 है तो दूसरा क्या होगा 3 प्लस 2 यानी 5, तीसरा क्या होगा 3 प्लस 4 यानी 7, चौथा क्या होगा 3 प्लस 6 यानी 9। देख लीजिए 3, 5, 7, 9 तीनों विषम, चारों विषम संख्या है। उसी तरह से a बराबर x है तो b x प्लस 2, c x प्लस 4, d x प्लस 6। अब क्या हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 बराबर कितना हुआ 168। यह है a b c d, चारों का योग 168 है तो चारों का योग 168 हो गया। तो हो गया 4x प्लस 2 4 6 12 बराबर 168। 4x बराबर 168 माइनस 12, x बराबर 4 तिया 12 4 9 36, तो x बराबर हमारा निकला 39। x क्या है, x है हमारा a का वैल्यू कितना हुआ 39, b कितना हुआ 39 प्लस 2 यानी 41, c कितना हुआ 39 प्लस 4 यानी 43, और d कितना हुआ x प्लस 6 यानी 39 प्लस 6 यानी 45। अब सवाल आगे क्या बता रहा है कि a और d का गुणनफल क्या होगा। a और d का गुणनफल निकालना है, सिंपल हमें इसके लिए करना क्या होगा a मल्टीप्लाई d, यानी a का वैल्यू कितना है 39 गुने 45। अब जो होगा इसका आंसर ये होगा 39 गुने 45 कर लेते हैं। अब आगे सवाल में दिया हुआ है b एवं d का गुणनफल यानी b इंटू डी। b का वैल्यू कितना है 41 और d कितना है 45, तो 41 गुने 45 क्या होगा 1845, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1845 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1845। अगला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक संख्या 99 से ठीक ठीक विभाजित होगी। तो संख्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। संख्या दिया हुआ है हमारा 42767, दूसरी संख्या है 31781, तीसरी संख्या है 21187, चौथी संख्या है 53658। इसमें क्या बता रहा है कि इस चारों संख्या में कौन सी ऐसी संख्या है जो 99 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो 99 से विभाजिता का नियम आप लोग को पता होगा शायद। उसके लिए क्या होता है, अगर 99 से विभाजिता का नियम को पता करना होगा तो पहले ये देखना होगा कि जो भी संख्या 9 और 11 इस दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, वो संख्या 99 से भी विभाजित होगी। तो 9 से विभाजिता का नियम क्या है कि संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो संख्या 9 से भी विभाजित हो जाएगी। और 11 से विभाजिता के नियम के लिए क्या हुआ है कि सम स्थान का संख्या और विषम स्थान के संख्या का योग, सम स्थान और विषम स्थान के संख्या के योग का अंतर अगर 0 हो गया तो वो संख्या हमारा 11 से विभाजित हो जाएगा। इसमें पहले हम देखते हैं कि 9 से कौन सा संख्या विभाजित होता है। 4 2 6 7 13 7 20 7 27, 9 से विभाजित हो रहा है। 11 से देखते हैं सम, पहले विषम का लेते हैं। विषम है ये और फिर ये, इस तीनों के योग का अंतर 4 7 11 7 18 माइनस 6 2 8, 10 हो रहा है। तो ये भी 11 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर 0 होता तो विभाजित हो जाता। इसको फिर देखते हैं। 7 3 10 1 11, 11 माइनस 8 1 9 बराबर 2 हो रहा है।
मतलब ये भी 11 से विभाजित नहीं है। इसको देखते हैं, 2 8, 2 1 3 7, 2 1 3 1 7, यानी 10 माइनस 8 1 9, 9 बराबर 1। ये भी 11 से विभाजित नहीं है। इसमें देखते हैं, 5 6 11 8 19 6 5 5 3 8। एक मिनट, सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या 99 से ठीक ठीक विभाजित होती है। संख्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में है 4 2 7 6 7, बी में है 31 781, सी में है 21 187, डी में है 53। अब बता रहा है इस चारों संख्या में से कौन सी ऐसी एक संख्या है जो 99 से पूरी तरीके से विभाजित हो। तो किसी भी संख्या को 99 से विभाजित होने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि वो संख्या 9 और 11 से विभाजित है या नहीं है। इसमें देख लेते हैं, फिर 9 से विभाजिता का नियम और 11 से विभाजिता का नियम, ये शायद आपको पता होगा, फिर भी हिंट में दे देते हैं। 9 से विभाजिता का नियम क्या होगा कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या हमारा 9 से भी विभाजित हो जाएगा। और 11 से विभाजिता के नियम का क्या बताता है कि सम संख्या और विषम संख्या के स्थानों के अंकों का योग या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या है कि 9 से विभाजिता के लिए 4 2 6 7 13, 13 6 4 2 6 7 13 6 18, 13 6 19 7 7 6 13 20 6 26। ये तो हमारा 9 से विभाजित नहीं हो रहा है। 4 7 4 11, 1 12 8 20, ये भी नहीं हो रहा है। 3 4 8 4 12 7 19, ये भी नहीं हो रहा है। 5 3 8 8 6 14, 5 19 8 27, ये क्या है हमारा 9 से विभाजित हो रहा है। अब देखते हैं इसमें 11 से क्या ये विभाजित हो रहा है। 5 6 11 8 19, यानी विषम संख्या के विषम स्थान का योग 5 6 8 और सम स्थान का योग क्या होगा 3 5 8, यानी 8 बराबर 11 हो रहा है। और 11 से विभाजिता के नियम में क्या बताया है, या तो सम और विषम स्थान के अंकों की योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणनखंड होना चाहिए। इसमें हम देख रहे हैं कि ये 11 का गुणनखंड है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये जो है हमारा 99 से विभाजित है। इसी तरह से अगला सवाल है भिन्न 4/5, 6/7, 2/9, 9/11 और 3/8 को उनके मूल्यों के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर इनमें से कौन सा भिन्न चौथा होगा। देखिए दिया हुआ है 4/5, 6/7, 2/9, 9/11, 3/8। इसको बोल रहा है अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर चौथा कौन सा आएगा, चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। इसको करते हैं, इस दशमलव में पहले तोड़ देते हैं। 4/5 बराबर 0.8, 6/7 बराबर 0.75, 2/9 बराबर 0.21, 9/11 बराबर 0.8, 3/8 बराबर 0.3, 37। अब देख लीजिए सारा का सारा निकल गया है हमको वैल्यू। अब इसको अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सा है 0.81, यानी 9/11 ग्रेटर देन, उसके बाद है 0.85, 4/5 ग्रेटर देन, उसके बाद क्या है हमारा 0.75, 6/7 ग्रेटर देन, उसके बाद क्या है 0.37, 3/8 ग्रेटर देन, उसके बाद क्या है 0.21, यानी 2/9। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम में।
अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम। अब यहाँ से चौथा स्थान पर कौन सा है, 1 2 3 4, यानी चौथा स्थान पर है हमारा 3/8, तो हमारा 3/8 ही आंसर होगा। अगला सवाल है 147। इसमें दिया हुआ है एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15वां भाग रेल द्वारा, 9/20वां भाग कार द्वारा एवं शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी कर लेता है। तदनुसार उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है। तो मान लेते हैं कि कुल यात्रा कितना है, माना कि पूरी यात्रा बराबर x किलोमीटर। तो आगे क्या बता रहा है, रेल द्वारा कितना है, x का 2/15, कार द्वारा x का 9/20। ठीक है, तो जो भी बचा है तो पैदल कितना हो गया, 10 किलोमीटर। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन किस तरह से बनेगा, अगर हम पूरी कुल यात्रा में से रेल और कार का यात्रा घटा देते हैं तो हमको क्या मिलता है, पैदल द्वारा यात्रा मिलता है। तो x माइनस 2x ब्रैकेट में 2x/15 प्लस 9x/20, ये क्या मिल गया हमको, पैदल द्वारा, पैदल। और ये किसके बराबर है, 10 किलोमीटर के बराबर, यानी x माइनस 2x/15 जोड़ 9x/20 बराबर 10। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 2x/15 माइनस 9x/20 बराबर 10। इसका एलसीएम 60x माइनस 8x माइनस 27x बराबर कितना हो गया हमारा, 10 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं 60x माइनस 8x माइनस 27, कितना हो गया, 60x माइनस 35x/60 बराबर 10, 25x बराबर 10 गुने 60, इसीलिए x बराबर 10 गुने 60/25, 5 2 12, यानी 24 किलोमीटर। तो x का वैल्यू कितना निकला हमारा, 24 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 24 किलोमीटर, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला सवाल है 25 परीक्षा फल का औसत 18 है, प्रथम 12 का औसत 14 है तथा आखिरी 12 का औसत 13 है। 13वां परीक्षा फल कितना है। तो परीक्षा फल की संख्या कितनी है, परीक्षा फल की संख्या जो है हमारा बराबर 25, इसका औसत कितना है, औसत दिया हुआ है 18। तो परीक्षा फल की कुल संख्या कितना, परीक्षा में कितना मार्क है वो हमको पूछना है। तो कुल कितना हो गया, 25 गुने 18, कुल संख्या बराबर 25 गुने 18, कितना हुआ, 450, 450 हो गया। अब इसमें क्या बता रहा है कि प्रथम 12 का औसत 14 है, यानी प्रथम 12 का संख्या कितना हो गया,
औसत गुना 12 यानी 14 गुने 12, बच्चों के 48 के 8 हासिल 4, 12 का 12 168। और आखिरी जो बोल क्या रहा है, आखिरी आखिरी 12 की संख्या कितनी है, आखिरी 12 की संख्या है, सॉरी आखिरी 12 का औसत कितना दिया हुआ है हमारा 17। तो कुल संख्या कितना हो गया 17 गुने 12, 17 गुने 34 के 4 हासिल 3, 17 का 17 3 20 यानी 204। तो प्रथम 12 और आखिरी 12 को मिलाकर टोटल कितना हो गया 8 4 12, 6 1 7 2 374। अब क्या पूछ रहा है आगे हमसे कि 13वां फल कितना है। तो प्रथम 12 और आखिरी 12 के योग को कुल से घटा देते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा 13वां फल। 13वां फल बराबर 450 माइनस 374, 6 7 यानी 76 होगा इसका आंसर। 13वां फल कितना हुआ है हमारा 76, सॉरी कहीं पर मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर जोड़ने में मिस्टेक हुआ, 8 4 12 का 2 हासिल 1 6, हाँ सब कुछ सही है। अब यहाँ पर है आएगा हमारा 2, ये होगा हमको 78। तो 13वां फल कितना है 78, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला सवाल है, भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है तथा शेष फल का 5 गुना है। यदि शेष फल 46 है तो भाज्य कितना होगा। सबसे पहले यह सोचना होगा कि भाजक बराबर क्या होता है। भाजक, यहाँ पर हम भाजक को गुणक भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाजक और गुणक दोनों बराबर होता है, एक ही चीज है। तो सवाल में दिया हुआ है भाजक बराबर 5 गुना शेषफल। शेषफल कितना था 46, कितना हो गया 0 230। और दूसरा तरीका से एक और भाजक दिया हुआ है, भाजक बराबर 10 गुना भागफल। अब 10 गुना भागफल चूंकि भाजक ही है तो 10 गुना भागफल बराबर कितना होगा 230। तो हमारा भागफल कितना निकलेगा, भागफल बराबर 230/10 यानी 23। भागफल क्या निकल गया हमारा 23। तो सवाल में आगे क्या बता रहा है, तो भाज्य कितना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाजक कितना है हमारा 230 गुना भागफल कितना है 23 गुना सॉरी प्लस शेषफल कितना है 46। तो कितना हो गया 230 गुना 23 कितना होता है हमारा 5290 प्लस 46 कितना हुआ 6 3, कितना हो गया आंसर हमारा। भाज्य बराबर कितना हुआ 5336, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित रेखा चित्र एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत इंजीनियर, मजदूर एवं प्रबंधक का प्रतिशत दर्शाता है। यदि इंजीनियर की कुल संख्या 75 है तो मजदूरों की कुल संख्या कितनी है। सबसे पहले देखिए कि ग्राफ के साथ दिया हुआ है, पाई चार्ट दिया हुआ है इस तरह से। मान लीजिए कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह से है। ये इसमें है 50%, इसमें है
12.5%। इसमें है हमारा 37.5%। और ये किसके लिए है? मजदूर के लिए है। ये है हमारा प्रबंधक। और ये है हमारा इंजीनियर। ये हो गया हमारा इंजीनियर। तो सवाल में क्या पूछ रहा है? तो मजदूर की कुल संख्या कितनी है? मान लो सबको मिलाकर के कुल संख्या हमारा क्या है? x है। सबको मिलाकर कुल संख्या कितना है? x है कुल संख्या। तो x का कितना प्रतिशत मजदूर पूछ रहा है। तो इसमें दिया हुआ है क्या कि यदि इंजीनियर की कुल संख्या 75 है तो x का इंजीनियर कितना है? 37.5/100 बराबर कितना हुआ? 75। x गुना 37.5 बराबर 75 गुने 100। ये जो 100 है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इसीलिए x बराबर 75 गुने 100/37.5। 2 मरतबा कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना निकला? 200। तो कुल आदमी की संख्या कितनी है? कुल जो जितने लोग काम कर रहे हैं उसकी संख्या कितनी हो गई? 200। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि मजदूर का संख्या कितना है। तो मजदूर का परसेंटेज कितना हो गया हमारे यहाँ पर? 50% मजदूर है, तो 200 का 50% कितना होगा? 200 गुना 50/100 यानी 100। तो मजदूर की संख्या कितनी हुई? 100। यही हमारा आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू।